कमेंट कीजिए। our next topic is the classes of antibodies। क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडी को हम लोग देखिए, उनमें जो हेवी चेन है, ऑन द बेसिस ऑफ हेवी चेन antibody divided into 5 क्लासेस। ठीक है, क्लासेस के सब क्लासेस भी होते हैं, लेकिन हम लोग केवल 5 प्रकार की यहाँ बात कर रहे हैं उनके हेवी चेन के आधार पे। जो हेवी चेन में डिफरेंसेस होते हैं उस आधार पे 5 प्रकार के अपने एंटीबॉडी हैं। इन पांचों प्रकार को या पांचों टाइप को हम लोग देखें कौन कौन से हैं। पहला है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ठीक है, एंटीबॉडी जी। और दूसरा हम लोग लिख लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एम। तीसरा लिख लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए। नेक्स्ट लिखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई। और इधर लिख लेते हैं इस जगह पे हमारा एक और लिख देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ठीक है, तो ये हो गए इनके अलग अलग कुछ फीचर्स। देख लेते हैं सभी के बारे में समझते हैं। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है हमारा, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी, ये मोनोमेरिक होता है। ठीक है, अगर मोनोमेरिक है तो कितना हैवी चेन कितना लाइट चेन होगा? 2 हेवी चेन होगा और 2 लाइट चेन होगा। कितने एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है? मैक्सिमम 2 एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है। साइज़ इसका स्मॉल होता है। ये क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। ठीक है, मतलब मदर के शरीर से जो फीटस का शरीर है, डेवलपिंग फीटस, उसके शरीर में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसीलिए इसको हम लोग मैटरनल एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। राइट। तो इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडी ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, एडल्ट बॉडी में वहाँ पे पाया जाता है, लेकिन जब मदर के शरीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा होता है फीटस का, तो उस दौरान उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए होता है, उस फीटस को या उस डेवलपिंग चाइल्ड को, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम तो वेल डेवलप होता नहीं है। तो उसे बना बनाया एंटीबॉडी मदर के शरीर से थ्रू द प्लेसेंटा ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा एंटीबॉडी की बात करते हैं, यानी कि IgM। ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 10 हेवी चेन हो जाएगी और 10 लाइट चेन हो जाएगी। ये 2 एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है। तो ये कितने एंटीजन के साथ बाइंड करेगा? दिमाग लगा के बताइए। अगर ये पेंटामेरिक है, एटलीस्ट 10, यानी अधिकतम 10 एंटीजन्स के साथ बाइंड कर लेगा। एंटीजन्स, ठीक है। लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, सबसे बड़ा एंटीबॉडी। इसको क्रैब एंटीबॉडी, क्रैब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको क्रैब एंटीबॉडी भी कहते हैं। प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है? नहीं क्रॉस कर सकता है। साइज़ बहुत ज़्यादा, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। फिर IgA की बात करें, ये मोनोमेरिक भी हो सकता है और डाइमेरिक भी हो सकता है। ठीक है, मोनोमेरिक डायमेरिक दोनों फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर इसके पास अगर मोनोमेरिक है तो 2 हेवी चेन होगा और 2 लाइट चेन होगा, लेकिन अगर डाइमेरिक है तो 4 हेवी चेन होगा और 4 लाइट चेन होगा। ठीक है, और मिनिमम 2 एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है, सॉरी मैक्सिमम। और अगर डाइमेरिक फॉर्म में है तो 4 एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, यहाँ स्मॉल और लार्ज का है नहीं, बट ये
इसका साइज़ जो होगा वो लार्जर दैन इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इससे बड़ा होगा। स्मॉलेस्ट हालांकि IgG है, तो जितने भी एंटीबॉडी होंगे वो जाहिर सी बात है कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी से या एंटीबॉडी जी से बड़े होंगे। तो अगेन नो, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये 3 एंटीबॉडी हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट IgE के बारे में। तो IgE को ग्रीन से लिख देते हैं। IgE जो है ये भी मोनोमेरिक होगा। अगेन 2 हेवी चेन, 2 लाइट चेन, ठीक है। मैक्सिमम 2 एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक। इसको हम लोग एलर्जिक एंटीबॉडी भी कहते हैं, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन में ये रिलीज़ होता है, ठीक है। और अगेन नो, क्रॉस नहीं कर सकता प्लेसेंटा को। IgD की बात करें, मोनोमेरिक, 2 हेवी चेन, 2 लाइट चेन, 2 एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है ना। मैक्सिमम बाइंडिंग 2 एंटीजन हो सकती है। और इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होगा। देखिए इसका बहुत वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं दिया हुआ है बहुत ज़्यादा, बट इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है या इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, और प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकता है। तो दिस इज़ अबाउट द एंटीबॉडी, कि एंटीबॉडी क्या है, क्या केमिकल नेचर। एक्चुअली प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स आप कह सकते हैं होते हैं, एंड दे आर सिक्रीटेड एज वेल एज सिंथेसाइज बाय द एक्टिवेटेड बी सेल इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन ना। अगर आपसे कोई पूछे एंटीजन क्या है, एंटीजन वो सारे ही फैक्टर्स